पर्सनालिटी का साइंस और टाइपोलॉजी। जिस तरह हम कम्युनिकेशन, बर्ताव या बातचीत को लोगों के बारे में बताने वाली चीजें मानते हैं, वैसे ही इस लिस्ट में पर्सनालिटी को भी शामिल किया जा सकता है। लंबे वक्त तक रहने वाले बर्तावों को पर्सनालिटी कहा जा सकता है। आप एक इंसान में कुछ हाव भाव या बात करने के तरीके पर गौर करते थे। यही चीजें जब लंबे वक्त तक साथ चलती हैं तो ये चीजें उसकी शख्सियत में ढल जाती हैं। अगर हम किसी के आम बर्ताव में एक उम्र से लगातार एक ही पैटर्न को समझ पा रहे हैं, तो हमें उन गिने चुने बर्तावों की काफी समझ हो जाएगी जिन्हें हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान की पर्सनैलिटी उसकी कुछ गिनी चुनी हरकतों का एक ग्रुप है जो बताती है कि वो बर्ताव में बदलाव की स्केल पर कहां खड़े हैं। ज्यादातर पर्सनैलिटी की थ्योरी इन फंडामेंटल एक्सेस पर बनाई गई है कि लोग एक दूसरे से कितना अलग हैं। अगर आप एक इंसान की बुनियादी बातें समझ सकते हैं तो ये माना जाता है कि आप उसके बर्ताव को बेहतर समझ सकते हैं या फिर उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अपना पर्सनैलिटी टेस्ट करें। किसी की पर्सनैलिटी को एनालाइज करना अधूरा रह जाएगा अगर हम उसकी पर्सनैलिटी से जुड़ी बिग 5 खासियतों के साथ साथ मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर और कियर्सी टेम्परामेंट पर गौर न करें। किसी शख्स को समझने का यह सीधा रास्ता है और असरदार भी। बहुत कम बार आपके पास किसी की इतनी जानकारी होगी कि आप उसे पढ़ पाएं या एनालाइज कर पाएं, लेकिन कुछ ऐसी स्केल समझना जरूरी होता है जिनकी मदद से आप सामने वाले को जान सकें या अंदाजा लगा सकें। आपको इनमें से कुछ हरकतें मिल जाएंगी जिससे आप उनके हौसले या वैल्यूज का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिंदगी में कभी आपने पर्सनैलिटी, करियर एप्टीट्यूड और रिश्ते का टेस्ट लिया हो जिससे आप खुद को बेहतर जान सकें। लोगों को एनालाइज करने के सफर में हम इससे वहां नहीं पहुंच सकते जहां हम जाना चाहते हैं। इन पर्सनैलिटी टेस्ट का इस्तेमाल करने से किसी को एनालाइज करने का मकसद बेकार हो जाता है, लेकिन इससे सोच को सींचने के लिए काफी पानी मिल जाता है कि किन खासियतों की तलाश करें और लोगों को एक दूसरे से क्या अलग करता है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप ऐसे शख्स से टकराए जिसने पर्सनैलिटी की बिग 5 खासियतों को समझने की कोशिश की। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो इंसान के मन को 5 अलग अलग तरह की खासियतों में बांट देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा किसी इंसान के जज्बात को प्राइमरी कलर में बांट देना होता है और फिर इन्हीं कलर्स से मिलजुल कर बने पेचीदा जज्बात को समझना। हम इंसान की 5 बुनियादी खासियतों को पहचान कर और फिर उन्हें मिलाकर उनके खूब सारे और रंग बिरंगे बदलावों को लोगों में देख सकते हैं। इन 5 आसान फैक्टर्स की मदद से आप उस पेचीदा सवाल का जवाब पा सकते हैं जिसके पीछे आप दिलो जान से लगे हुए हैं। क्या चीज आपको वो बनाती है जो आप हैं और क्या औरों को वो बनाता है जो वो हैं। तो चलिए समझते हैं द बिग 5। D.W. फिस्क की रिसर्च के हिसाब से इस थ्योरी ने सन 1949 में जन्म लिया था। इसके बाद ये बात बहुत मशहूर हुई और इसे नॉर्मन ने सन 1967 में, स्मिथ ने सन 1967 में, गोल्डबर्ग ने सन 1981 में और मेक क्रे और कोस्टा ने सन 1987 में लिखा था। आपको हौसले और तजुर्बे के हिसाब से एक मानने के बजाय ये थ्योरी 5 हिस्सों में तोड़ देती है। एक्सपीरियंस के लिए ओपननेस या नए तजुर्बों के लिए तैयार रहना, कॉन्शियसनेस या ईमानदारी, एक्सट्रोवर्ट या जाहिर करने वाला, अग्रीएबल या रजामंदी और न्यूरोटिसिज्म या न्यूरो का विज्ञान। जब रिसर्चर ने इन 5 खासियतों पर फैक्टर एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि ये 5 ट्रेट बार बार देखने को मिल रहे हैं। मौजूदा पर्सनैलिटी साइकोलॉजी की दुनिया में बिग 5 थ्योरी को अपना लिया गया। हालांकि गर्विन ने इस बात का पता लगाया कि ये थ्योरी सभी लोगों के बजाय
शहरी और पढ़े लिखे लोगों पर ज्यादा कारगर साबित होती है। खैर, जब तक हम किसी बोलिवियन अमेज़न किसान को समझने की कोशिश ना करें, तब तक ये मानना सही होगा कि इन बिग 5 खासियतों से ही उनकी पर्सनैलिटी बनी है। शायद आपने इन खासियतों के बारे में सुना होगा। आजकल आपको इंट्रोवर्ट या लोगों से घुलने मिलने में झिझकने वाला और एक्सट्रोवर्ट या लोगों से घुलने मिलने वाली बातें करने वाला कोई ना कोई तो दिखा ही होगा, और ऐसी बातें आपके कानों से होकर गुजरी ही होंगी। लेकिन इनका असल मतलब क्या है? इस स्पेक्ट्रम के 2 सिरे होते हैं। हर खासियत के 2 छोर होते हैं। हम चाहे जितना इनकार कर लें, लेकिन हम सब में किसी न किसी हद तक ये खासियतें पाई जाती हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी अनोखी पर्सनैलिटी इस बात से तय होती है कि हम इन छोरों के बीच में कहाँ पर होते हैं और हम में ये किस हद तक मौजूद होते हैं। एक्सपीरियंस के लिए, ओपननेस या नए तजुर्बों के लिए तैयार रहना। बिग 5 थ्योरी में मौजूद पर्सनैलिटी की पहली खासियत का इस बात से पता लगाया जा सकता है कि आप कोई नई चीज करने या खतरा मोल लेने के लिए किस हद तक तैयार हैं। क्या आप कभी प्लेन से कूदने के लिए तैयार होंगे? क्या आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर और आधी दुनिया पार करके किसी नई दुनिया में बसने के लिए जाना चाहेंगे? अगर आपके मन में इन दोनों ही सवालों का जवाब हाँ आया है, तो आप एक्सपीरियंस के लिए, ओपननेस या नए तजुर्बों के लिए तैयार रहने वाले लोगों की कैटेगरी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप अनजानी चीजों का पीछा करते हैं। एक छोर पर ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर एक्सपीरियंस के लिए, ओपननेस या नए तजुर्बों के लिए तैयार रहने में बहुत अच्छा होता है, और ये लोग क्यूरियस या उत्सुक और इमेजिनेटिव या नई सोच वाले होते हैं। वो नई खोज और नए तजुर्बों के लिए जाते हैं। ये लोग आसानी से ऊब जाते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को नई चीज़ों और रोमांचक कामों में लगा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत लचीले होते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ न कुछ नया ढूंढते रहते हैं। उनके लिए एक ही रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर वो हैं जो इसमें कम यकीन रखते हैं। ऐसे लोग एक जैसे कामों में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे लोग प्रैक्टिकल, समझदार और अपने बुजुर्गों से ज़्यादा रिवायती या पारंपरिक होते हैं। वो बदलाव से दोस्ती नहीं रखते। असल दुनिया में ज़्यादातर लोग इन्हीं 2 छोरों के बीच पाए जाते हैं। लेकिन आप अपने आप को स्पेक्ट्रम में कहाँ देखते हैं? उससे ये पता चलता है कि आप हैं कौन और आप किन चीज़ों में माहिर हैं। क्या आप CEO बनने या अपनी फील्ड के बादशाह बनने के सपने देखते हैं? ओपननेस या नए तजुर्बों के लिए तैयार रहने को लीडरशिप से जोड़ा जाता है। अगर आप नया आइडिया सोच सकते हैं, आम चीज़ों से हटकर सोच सकते हैं और नए माहौल में जल्द से जल्द नहीं ढल पाते, तो आप लीडर बनने और सफल होने के लिए बेहतर माने जाते हैं। ये एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स का फैसला था कि सन 1973 में कैलीग्राफी की क्लास करें, जिससे मैक के कंप्यूटर की बेमिसाल टाइपोग्राफी बनाई जा सके। उस वक्त तक किसी ने भी कंप्यूटर में खूबसूरत फॉन्ट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन स्टीव जॉब्स वो देख पा रहे थे जो दूसरे नज़रअंदाज कर रहे थे। उन्होंने कैलीग्राफी क्लास की, लोगों में कंप्यूटर का नज़रिया बदला और खुद को आने वाले वक्त के नए नज़रिए के लिए तैयार रखा। कॉन्शियसनेस या जिम्मेदार। पर्सनालिटी की ये खासियत आपको सावधान और सतर्क बनाती है। आप कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं और फैसला लेने से पहले 2 या 3 बार जरूर सोचते हैं, भले ही वो आपके प्लान में हो या ना हो। जो लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हैं वो अपनी मंजिल पाने के लिए बहुत फोकस होते हैं। वो अपनी चीजें प्लान करते हैं, टास्क की बारीकियों पर ध्यान देते हैं और अपने शेड्यूल पर कायम रहते हैं। उनका अपनी लालसा, जज्बात और बर्ताव पर काबू होता है, जिससे वो अपने प्रोफेशन पर फोकस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचाते हैं। वो ज्यादा जी सकते हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरी ओर वो लोग हैं जो ज्यादा कॉन्शियस नहीं हैं।
वो ज्यादा इम्पल्सिव और अस्त व्यस्त नजर आते हैं। वो हताश हो जाते हैं, जरूरी काम को टालने लगते हैं और उनमें अपने बर्ताव को काबू करने की ताकत भी कम ही होती है। ये उन्हें खुद को बर्बाद करने वाली आदत से भर देता है, जैसे सिगरेट पीना। इम्पल्स पर काबू पाना उनके लिए आसान नहीं है। आप कितने जिम्मेदार हैं? क्या आप ऑफिस के शेड्यूल को फॉलो करना पसंद करते हैं लेकिन घर जाकर एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं? आप जिम्मेदारी के कुछ पहलुओं को अपना सकते हैं, जैसे शेड्यूल और काम पूरा करने की लिस्ट। साथ ही साथ कुछ पहलू छोड़ भी देते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना या कोई और सेहतमंद आदत को अपनाना। ज्यादातर लोग जिम्मेदारी के स्पेक्ट्रम के बीच में आते हैं, लेकिन प्लानिंग को अपना लेने और चीजों को थोड़ा मैनेज कर लेने पर आप खुद को सफल होने के लिए तैयार कर सकते हैं। ट्रेनिंग, बेहतर जॉब परफॉर्मेंस, जॉब में अच्छा महसूस करना, ज्यादा पैसे और जॉब में सम्मान मिलने के बाद जिम्मेदारी को सफलता के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता है। सन 1999 की सोल्स और वेलेंट की स्टडी में यह निकल कर आया कि ज्यादा जिम्मेदारी जिंदगी में बेहतर मदद कर सकती है। जिम्मेदारी बचाव वाली दवाई की तरह होती है और इसे दिक्कतों के शुरू होने से पहले ही उन्हें खत्म करने में मदद मिलती है। एक्सट्रोवर्ट या जाहिर करने वाला, इस खासियत से आपके बारे में यह पता चलता है कि आप कितना बाहर जाते हैं और बाहरी लोगों से मिलते जुलते हैं। ऐसे लोगों का पता लगाना आसान होता है। ऐसे लोग पार्टी को जिंदा कर देते हैं, उनमें बहुत एनर्जी होती है और उन्हें बात करने का हुनर भी आता है। एक्सट्रोवर्ट लोगों को लोगों के बीच रहने से ताकत मिलती है और अटेंशन मिलने पर वो और बेहतर होते जाते हैं। इसी वजह से उनके दोस्तों का दायरा बहुत बड़ा होता है और नए लोगों से मिलने का वो कोई भी मौका नहीं चूकते। दूसरे छोर पर ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रोवर्ट के आसपास होने को उबाऊ मानते हैं। इंट्रोवर्ट या अपने दायरे में रहने वाले लोग। इतने सारे लोगों से मिलना या बात क्यों करनी जब आप चैन से अपने घर में बैठ सकते हैं? इंट्रोवर्ट शर्मीले नहीं होते। वो घुलने मिलने से ज्यादा तन्हाई को पसंद करते हैं या चिल्लाहट से ज्यादा शांत रहना पसंद करते हैं। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ऑफिस की पार्टी कभी खत्म ही ना हो, या फिर एक आध घंटे में ही बोरियत महसूस करने लगते हैं? क्या आपको नए लोगों से मिलना पसंद है या फिर आपको अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ना पसंद है? क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं या फिर आपकी आंखें सूरज डूबने के बाद खुलती हैं? अगर किसी पार्टी वगैरह से आखिर में जाने वालों में आप शामिल हैं, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं और देर रात तक बाहर रहना पसंद करते हैं, तो आप एक्सट्रोवर्ट होने की स्केल में बहुत ऊपर आते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपको पार्टी में जाने का ख्याल भी नहीं पसंद, इसके बजाय आप अपने घर में रहना चाहेंगे, सुबह सुबह उठ जाते हैं और दिन जल्दी शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट समझा जाता है। दिन के मुताबिक आप किसी भी ओर जा सकते हैं, हालांकि लोगों को इस स्पेक्ट्रम के बीच में ही कहीं रखा जाता है। एग्रीएबलनेस या रजामंदी, इस खासियत से इस बात का पता चलता है कि आप कितने दयालु और बड़े दिल वाले हैं। साथ ही ये भी पता चलता है कि आप कितने खुशदिल और लोगों के साथ मिलकर काम करने वालों में से एक हैं। क्या आपको दूसरों की दिक्कतों और खुद उन लोगों में दिलचस्पी होती है? जब आप दूसरों को मुश्किल दौर से गुजरते हुए देखते हैं, तो क्या इससे आप पर भी कोई असर होता है? अगर आपको लोगों की देखभाल करना पसंद है और लोगों की मदद करना पसंद है, तो आप काफी एग्रीएबलनेस या रजामंद इंसान होते हैं। आप उनका दर्द महसूस करते हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरी ओर जो लोग कम एग्रीएबल या खुशगवार होते हैं, वो दूसरों की जिंदगी में कम दिलचस्पी लेते हैं। साथ मिलकर मुश्किल का हल निकालने से बेहतर वो ये सब खुद करने की कोशिश करते हैं। वो एग्रीएबलनेस या रजामंद नहीं है, क्योंकि वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं। इसके पीछे की वजह है उनका नेचर, यानी उनको दुख पहुंचाने वाला और बेकार माना जाता है।
हम सब के अपने अपने दायरे होते हैं कि हम दूसरों की कितनी मदद कर सकते हैं और हम साथ में कितना काम करना चाहते हैं। इसकी सीमा इस बात में छुपी है कि आप रजामंदी के स्पेक्ट्रम में कहां पर हैं। लोग इतने रजामंद क्यों हैं? इस बात पर आज भी बातचीत की जा सकती है। कुछ लोगों के लिए ये दूसरे की भलाई की वजह से या चिंता की बात है। बाकी लोगों के लिए ये समाज के दबाव या रिवायत की वजह से है। नतीजे का डर भी इसके पीछे की वजह हो सकता है। कुछ लोग रजामंद इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें समाज का डर होता है। चाहे जो हो, रिसर्च ने यह बताया है कि बहुत कम रजामंद लोग जालिम और मतलबी होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत खुश होने के तरीके ढूंढ रहे हैं तो रजामंदी के इंडेक्स में अपनी जगह ढूंढना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। न्यूरोटिसिज्म या न्यूरो का विज्ञान। हम सब की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब चीजें वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ काम करने वाले आपको ढूंढ रहे हैं। आप बेचैन हैं और आपको नींद नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि आप वुडी एलन फिल्म में कैद हो चुके हैं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे दिन ज्यादा आते हैं जब आपके साथ ऐसा अक्सर होने लगता है और इस हद तक कि आप अच्छे से ज्यादा बुरा महसूस करते हैं, तो आप द बिग 5 खासियतों में से आखिरी वाली का शिकार हो सकते हैं, यानी न्यूरोटिसिज्म या न्यूरो का विज्ञान। ये पर्सनैलिटी की वो खासियत है जो बताती है कि आप जज्बाती तौर पर कितने पक्के हैं। ये बेचैनी, शक और बार बार भटकने के बदले में आपकी मजबूती और बैलेंस बनाने की काबिलियत को बताते हैं। न्यूरोटिक्स के शिकार लोग जिंदगी की तरफ बेहद बेचैन नजरों से देखते हैं। उनको औरों से ज्यादा चिंता सताती है और थोड़ा सा छेड़ने से उनका मिजाज जल्द ही बदल जाता है। ऐसा बर्ताव उन्हें चिंता या डिप्रेशन का शिकार बना सकता है। जो लोग न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम में कम स्कोर की तरफ होते हैं वो जज्बाती तौर पर ज्यादा पक्के होते हैं। जब स्ट्रेस उनके रास्ते में आ जाता है तो उनके लिए इससे लड़ना आसान होता है। दुख से मुकाबला कम होता है और रास्ते में चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, ऐसे लोगों के पास चिंता करने के मौके कम होते हैं। क्या आप अपनी दिक्कतों से लड़ने के लिए हंसी मजाक का सहारा लेते हैं या फिर इनसे आपको चिंता होने लगती है? क्या आपका दिमाग एक ही रास्ते पर चलता रहता है या फिर इधर उधर भटकता रहता है? अगर आप चीजों को आगे बढ़ने के मौके की तरह देखते हैं और पूरे दिन आपका मिजाज एक जैसा रहता है तो आप औरों से कम न्यूरोटिक हैं। अगर आपका मिजाज कम वक्त में ही कई बार बदल जाता है तो आप ज्यादा न्यूरोटिक्स लोगों में शामिल हैं। हालांकि न्यूरोटिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन उदास उदास से रहते हैं। आखिरकार हम सेहत का ध्यान रखने के लिए ही विटामिन की गोलियां खाते हैं और चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे में न्यूरोटिक लोगों को उनकी बेचैनी की जानकारी होना उन्हें एक कदम आगे रखता है। आखिरकार हमारे पास 5 ऐसी स्केल हैं जिनके बारे में ये साबित किया जा चुका है कि ये एक इंसान की पर्सनैलिटी को समझने में मददगार साबित होते हैं। मान लेते हैं कि आप नए बिजनेस पार्टनर के साथ काम करना शुरू कर रहे हैं और आपको पहले ही ये चेतावनी दी जाती है कि यह इंसान काम करने के लिए सख्त और मुश्किल है। बातचीत में आपको वो सख्त और मुंहफट नजर आते हैं। वो समाज की अच्छाइयों पर गौर नहीं करता। उनके साथ 1 साल काम करने के बाद आपको ये समझ में आता है कि यही उनकी पर्सनैलिटी है। उनके बर्ताव का एक पैटर्न है जो हर किसी को नजर आता है। आप इन चीजों को उसके साथ होने वाली अगली मुलाकात के वक्त याद रखें और उन्हें थोड़ा बहुत फसादी आइडिया दे दें। आपके बिजनेस पार्टनर तुरंत ही बगावती और असहमत नजर आते हैं। वो अपने हाथ फोल्ड कर लेते हैं और तेवर दिखाने लगते हैं। किसी और को ऐसा लग सकता है कि ये बॉडी लैंग्वेज उनके आइडिया को सीधे सीधे नकार रही है, लेकिन आप इस पर्सनैलिटी की बुनियाद को समझकर ये पढ़ सकते हैं कि ये किस लिए है। आप अपने आइडिया उनके सामने रखते रहते हैं और इस बात से चौंकते नहीं कि आपका पार्टनर हंसी खुशी राजी हो गया है।
हालांकि शुरुआत में वो काफी सख्त और बात न करने वाला शख्स नजर आ रहा था। इस तरह पर्सनैलिटी एक और ताकतवर डेटा पॉइंट है जो सामने वाले की जानकारी इकट्ठा करने में आपकी मदद करता है। ऐसा ही एक पर्सनैलिटी टूल है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर या MBTI और कियर्स के टेम्परामेंट। जंग और MBTI खुद को जांचने और कैटेगरी में ढालने का एक बहुत ही मशहूर तरीका है। जी हाँ, हमें दूसरों को कैटेगरी में ढालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये पूरा टेस्ट 4 अलग अलग डाइकॉटमी की बुनियाद पर अंजाम दिया जाता है। इनको आप द बिग 5 खासियतों की तरह ही खासियतों के तौर पर आसानी से याद रख सकते हैं। लोगों का MBTI के बारे में यही मानना है कि ये पूरी तरह से मॉडर्न हॉरोस्कोप की तरह काम करता है। जी हाँ, कोई भी टेस्ट पूरी तरह से कारगर नहीं हो सकता और इसका मतलब ये भी नहीं है कि यह आपको एक इंसान के बारे में ज़रूरी जानकारी नहीं दे सकता है। MBTI को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। मायर्स और ब्रिग्स 2 ऐसी घरेलू पत्नियां थीं जिन्होंने इस बात पर गौर किया कि लोगों ने बिना सोचे समझे नौकरी करना शुरू कर दिया। हालांकि कई लोग ऐसी नौकरी भी कर रहे थे जो उनकी स्किल सेट से मेल नहीं खाती। उन्होंने अपनी समझ को साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग के काम से जोड़कर देखा, जिन्हें भरोसा था कि लोगों के मॉडल, बर्ताव और उनकी पर्सनैलिटी से उनके आदर्श आए हैं। ये उनका कड़ा दावा था कि इंसान के आदर्श उसके बर्ताव की वजह से आए हैं। इसीलिए MBTI को बनाया गया जिससे लोगों की उनकी स्किल के मुताबिक जॉब ढूंढने में मदद की जा सके। जैसा कि बताया जा चुका है, आमतौर पर 4 तरह की डाइकॉटमी या खासियतें होती हैं। पर्सनैलिटी के लिए स्पेक्ट्रम है, एक्सट्रोवर्ट E से इंट्रोवर्ट I तक। परसेप्शन के लिए स्पेक्ट्रम है, सेंस करने S से इंट्यूशन यानी कि N तक। जज करने के लिए स्पेक्ट्रम है, सोचने T से महसूस करने F तक। इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्पेक्ट्रम है, जज करने J से समझने तक P तक। आइडिया यह है कि लोग खुद को इन 4 स्पेक्ट्रम्स की मदद से आंक सकते हैं, जिससे कुछ ऐसे पैटर्न निकल कर सामने आएंगे जिनसे आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानने को मिलता है। क्या MBTI का कोई सही फ्रेमवर्क है? मायर्स ब्रिग्स फाउंडेशन ने यह रिपोर्ट किया कि ये टेस्टिंग सन 1951 में 5000 स्टूडेंट्स पर 45 मेडिकल स्टूडेंट्स की मदद से की गई थी। इससे हौसला बढ़ाने वाले नतीजे सामने आए, जिन्हें सन 1964 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। उन्होंने ये दावा किया है कि बाद में 10,000 नर्सों पर की गई स्टडी ने MBTI की थ्योरी को सही ठहराया है। फिर भी आजकल के ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट इससे दूर भागते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को इससे फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ तक कि कई लोगों को हुआ भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैटेगरी उस नए साइकोलॉजिस्ट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है जो लोगों को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूल इकट्ठा करना चाहता है। पहली डाइकोटॉमी एक्सट्रोवर्जन बनाम इंट्रोवर्जन। यह इंसान की एनर्जी के सोर्स, एक्सप्रेशन और दिशा के बारे में बताते हैं। याद रहे कि इसका मतलब बिग 5 खासियतों के एक्सट्रोवर्जन से अलग है। एक एक्सट्रोवर्ट और उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन खास तौर पर बाहरी दुनिया में ही होता है। दूसरे लोगों के पास और साथ होने से एक्सट्रोवर्ट का हौसला बढ़ जाता है। एक इंट्रोवर्ट के लिए उसकी एनर्जी का सोर्स उसकी अंदरूनी दुनिया में होता है। अपने लिए जगह बनाना आम बात है और ये अपने अंदर की एनर्जी के एक्सप्रेशन को चार्ज करने में काम आता है। इंट्रोवर्ट लोग जो कि सोचने में ज़्यादा बेहतर होते हैं, उनके बदले में एक्सट्रोवर्ट लोग काम करने में ज़्यादा तेज़ होते हैं। जैसे कि एक क्लास में एक्सट्रोवर्ट लोग ग्रुप डिस्कशन और प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनने में आगे रहते हैं। इनका दूसरों से घुलना मिलना उनकी पर्सनैलिटी को इसकी इजाज़त देता है।
एक इंट्रोवर्ट बच्चा प्रोजेक्ट को अकेले बनाना चाहेगा और क्लास में हो रहे डिस्कशन में झिझक महसूस करेगा। वो खुद सोचना और अपने असेसमेंट पर खुद काम करना पसंद करते हैं। दूसरी डाइकोटॉमी सेंस करना बनाम इंट्यूशन है। इससे ये पता चलता है कि कोई कैसे सोचता है। जब कोई इंसान सेंस करता है तो वो बाहरी दुनिया से मिलने वाली जानकारी पर भरोसा करता है। ये काम वो अपने 5 सेंसेस की मदद से करता है: देखना, सूंघना, छूना, चखना और सुनना। फैसले बहुत जल्दी और तजुर्बे के मुताबिक होते हैं। कोई ऐसा जो इंट्यूशन का इस्तेमाल करता है, वो अंदरूनी दुनिया की जानकारी पर भरोसा करता है, यानी बाहरी सबूत के बजाय अपने इंट्यूशन पर भरोसा करता है। ये मन की बात के फॉर्म में आता है। वो जानकारी की गहराई तक जाते हैं और पैटर्न बनाते हैं। ये किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले ज्यादा वक्त ले सकता है। सेंसिंग का मतलब उस जानकारी से है जो इंट्यूशन की जगह ज्यादा सही और पुख्ता है। इसके डेटा की मदद से छुपी हुई थ्योरी और पैटर्न का पता लगा सकते हैं। पुलिस ने हमेशा अपने दावों को सच्चा बताने के लिए सबूतों का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस जानकारी को तोला जा सकता है। दूसरी ओर एक वकील ज्यादातर इंट्यूशन की सुनता है, क्योंकि एक बात के कई कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं जो उन्हें उनके क्लाइंट के लिए मदद करते हैं। तीसरी डाइकोटॉमी है सोचना बनाम महसूस करना। ये इस बात से इत्तेफाक रखता है कि एक इंसान जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। सोचना तब होता है जब कोई फैसला लेता है, और वो भी तर्क की मदद से। वो हकीकत में सोचते हैं और फैसले तक पहुंचने के लिए नियमों का सहारा लेते हैं। महसूस करना इसका ठीक उल्टा है। यहां आप जज्बातों की बुनियाद पर फैसले लेते हैं। फैसलों के लिए ऐसे लोग उन पर भरोसा करते हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं। ये सोचने वालों को पत्थर दिल समझ सकते हैं। सोचना तब काम में आता है जब कोई सही फैसला लेने के लिए हो सकने वाली सारी और प्रैक्टिकल वजहों को सामने रखता है। बुनियादी तौर पर कोई अपने दिमाग से फैसला ले। महसूस तब किया जाता है जब कोई दिल से फैसला लेता है। लोग 2 ही वजहों से मकान खरीदने का फैसला लेते हैं, तो मकान की कीमत और रीसेल कीमत को दिमाग में रखकर या फिर उससे जुड़ी यादों की वजह से। चौथी डाइकोटॉमी है जज करना बनाम समझना। इसका मतलब ये है कि वो इकट्ठा की गई जानकारी को इस्तेमाल कैसे करेगा। जिंदगी के कामों का सलीका सही करके किसी को जज किया जा सकता है। बाद में इसका इस्तेमाल नियम के हिसाब से किया जाता है। ऐसे लोगों के पास ढंग और बनावट दोनों होते हैं। उन्हें खुद पर काबू होने का एहसास तब होता है जब वो अपने आसपास की चीज़ों पर काबू पा लेते हैं। जज करने वाले लोग बीते हुए वक्त के तजुर्बों से तय करते हैं कि किस बर्ताव को साथ रखना है और किसे छोड़ देना है। वो चीज़ों को पूरा होते देखना चाहते हैं। समझने के साथ इंसान बेहतरी और ज़्यादा विकल्पों या ऑप्शन की ओर बढ़ता है। ऐसे लोग ज़्यादा ऑप्शन होना और चीज़ों को ढंग से रखना अपनी ताकत समझते हैं। ऐसे लोगों को तब फैसले लेना अच्छा लगता है जब ज़रूरत हो। इन्हें मुश्किलों को आसान बनाने और रणनीति बनाने में मज़ा आता है। इसके बावजूद कि पहले क्या हो चुका है, समझने वाले लोगों को आज में जीना पसंद है, और वो ये भी जानते हैं कि उनके पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। कुल मिलाकर 16 तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं, जो पहले बताई गई डाइकोटॉमी की मदद से बनाई जा सकती हैं। इससे ताकतवर डाइकोटॉमी की वजह से होने वाले 2 पोल्स में से एक का पता लगाया जा सकता है। इन्हीं से 16 तरह की पर्सनैलिटीज का मतलब सामने निकल कर आता है। मिसाल के तौर पर ESFJ का मतलब होगा एक्सट्रोवर्ट, सेंस करने वाला, फील करने वाला या जज्बाती, और जज करने वाला। ये वो लोग हो सकते हैं जिन्हें आप टीवी के सामने बैठकर चुगली करते हुए देखते हैं, और इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही होता है
कि वो शादी करके बच्चे करें ताकि वो अगल बगल वालों से चुगली कर सकें। इस तरह लोगों को एक कैटेगरी में रखना आपको रूढ़िवादी या स्टीरियोटाइप लग सकता है और साथ ही आपको इससे बुरा भी लग सकता है, लेकिन फिर भी यूं गौर करके लोगों को कैटेगरी में डालना और आपको उनके बारे में काफ़ी जानकारी दे सकते हैं। MBTI की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये ऐसे जवाब ही देता है जिसके आगे कोई जवाब ही ना हो। ये इस बात की ओर भी इशारा करते हैं जो एक तरफा नहीं होते। लोग सीधे सीधे स्पेक्ट्रम के एक ओर नहीं हैं। MBTI से लोगों को सिर्फ 2 छोर मिलते हैं और बीच में कुछ नहीं मिलता। इसीलिए कई लोगों के बर्ताव आम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप 45% इंट्रोवर्ट हैं और 55% लोग एक्सट्रोवर्ट हैं। ऐसे में MBTI यही बताएगा कि वो एक्सट्रोवर्ट हैं। MBTI की एक और बड़ी कमी ये है कि हम जिंदगी भर बदलते रहते हैं। मार्शल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड पिटेंगर ने ये पता लगाया कि जब आप कम वक्त में MBTI का रीटेस्ट करते हैं तो लगभग 50% लोगों की कैटेगरी में बदलाव देखने को मिल जाएगा। जैसा कि माना जाता है, वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। उनके MBTI रिजल्ट कभी भी बदल सकते हैं क्योंकि ये मिजाज बाहरी और अंदरूनी चीज़ों के साथ साथ बदल जाता है। ये फैक्टर उनकी असलियत के बारे में कुछ नहीं बताते। हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में हम इस थ्योरी का प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं? दुख की बात है कि यह इतना आसान नहीं है कि हम किसी का MBTI टाइप बता सकें, क्योंकि हम हर मिलने वाले को पूरा टेस्ट नहीं दे सकते। इसीलिए हमें इस थ्योरी के बड़े पहलुओं के इस्तेमाल से आम और बेहतर जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। खुद आजमा कर देखें। तो अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलें तो इस बात का पता लगाने की कोशिश करें कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बर्ताव या फिर कॉन्टेक्स्ट के किसी भी इशारे को नोट करके रखें। बाद में खुद से ये सवाल करें कि उनमें इंट्यूशन ज़्यादा है या फिर वो सेंस ज़्यादा करते हैं। चाहे वो कितना भी आसान हो, पर बड़ी तस्वीर देखने वाले थिंकर जो ये कहते पाए जाते हैं कि ये पेचीदा और आपस में जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल और सीधे इंसान ज़्यादा सेंस में हो सकते हैं। ये पता लगाने के लिए कि उनका झुकाव सोचने की तरफ ज़्यादा है या फिर महसूस करने की तरफ, उनकी भाषा, उनकी बातें और उनके फोकस पर गौर करें। क्या वो आपके आइडिया, प्लान या फैक्ट में शामिल हो रहे हैं या नहीं, या फिर वो लोगों और रिश्तों की बातें कर रहे हैं। जज करने या समझने वाले लोगों का पता लगाने के लिए उनकी जिंदगी का आम रवैया पता करें। क्या वो ढीले ढाले हैं, भटके हुए हैं और टिके हुए नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी लगातार फैसले लिए जा रहा है और उसके पास प्लान है, या फिर वो बहाने बनाने वाला है। ये भी याद रखने लायक है कि अलग अलग हालात अलग अलग तरह के बर्ताव को सामने लेकर आते हैं। आपकी पत्नी आपसे अपनी शादी के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करेंगी बजाय इसके कि उससे ऑफिस की बात की जाए। इसका उनके सोचने या महसूस करने से कोई लेना देना नहीं है। कियर्सी टेम्परामेंट। MBTI को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम डेविड कियर्सी के 4 टेम्परामेंट का इस्तेमाल करें। इसकी मदद से लोगों से मिलने वाली जानकारी को 16 कैटेगरीज से घटाकर 4 तक हिलाकर रोक दिया गया। टेम्परामेंट का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा सन 1978 में प्लीज अंडरस्टैंड मी नाम की बुक में देखने को मिलता है। कियर्सी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही इस फील्ड को चुना और अर्नेस्ट क्रैचमर और विलियम शेल्डन के काम को स्टडी करना शुरू कर दिया। इसके बाद सन 1956 में MBTI को सबके सामने लेकर आए। टेम्परामेंट और MBTI बस एक हद तक साथ साथ काम करते नजर आते हैं, हालांकि उनमें कुछ चीजें अलग भी हैं। लोगों ने यह दावा किया है कि MBTI और कियर्सी का ट्रीटमेंट दोनों ही सूडो साइंस हैं। 4 बुनियादी टेम्परामेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है और लगभग एंशिएंट ग्रीक के समय से हमारे साथ है। सन 2001 में
जर्नल ऑफ करियर असेसमेंट छपी और अच्छे से रिव्यू की गई। स्टडी में जब ये एनालाइज किया गया और मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर और कियर्सी टेम्परामेंट सॉर्टर के डेटा से मिलाकर देखा गया तो और भी ऐसी ही मिलती जुलती और पॉजिटिव चीज़ें सामने निकल कर आईं जो कि दोनों में एक जैसी थीं। तो ये टेम्परामेंट है क्या? पहला टेम्परामेंट, द गार्डियन। ये तब होता है जब कोई ज्यादा जज्बाती या जज करने वाला होता है। ऐसे लोगों की कई ख्वाहिशें होती हैं, वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और काबिलियतों पर भरोसा रखते हैं। गार्डियन काफ़ी सख्त और नियमों के पाबंद होते हैं। अपने काम और फर्ज को निभाते निभाते भी वो सुरक्षा और अपनेपन का ध्यान रखते हैं। लॉजिस्टिक्स या तर्कशास्त्र उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वो चीज़ों को ढंग से करने, सहूलियत देने, साथ देने और नज़र रखने या चेक करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेट करना और बचाना उनके दो अहम किरदारों में से एक है। एडमिनिस्ट्रेट करना ज़्यादा फुर्तीला और दिशा दिखाने वाला काम है। वो चीज़ों को काबू में करने में अच्छे होते हैं। कंजर्वेट करने वाले या बचाने वाले गार्डियन रिएक्टिव और जाहिर करने वाले होते हैं। वो साथ देने में माहिर होते हैं। दूसरा टेम्परामेंट, कारीगर होना। ये तब होता है जब एक इंसान में समझ या महसूस करने की ताकत मौजूद होती है। ऐसे लोग हमेशा आज़ाद रहते हैं और उनकी जिंदगी में कुछ न कुछ होता ही रहता है। कारीगर किस्म के लोग हालात में ढलने के माहिर होते हैं। वो हमेशा अपने अंदर के कलाकार और बढ़ावे की तलाश में रहते हैं। वो हमेशा कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनके दांव पेंच। वो किसी दिक्कत को समझने, उसका हल निकालने और जल्द एक्शन लेने में माहिर होते हैं। वो किसी भी औजार या उपकरण में फेर बदल करने में भी माहिर होते हैं। कारीगर के दो किरदार होते हैं, ऑपरेटर या काम करना और मनोरंजन करना। ऑपरेट या काम करने वाले फुर्तीले और दिशा दिखाने वाले कारीगर होते हैं। उनमें काफ़ी लोगों को खुश रखने की शक्ति होती है और वो चीज़ों को बनाने और आगे बढ़ाने में काफ़ी आगे होते हैं। मनोरंजन करने वाले रिएक्टिव और जाहिर करने वाले होते हैं। उनमें चीज़ों को बेहतर बनाने और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की कला होती है। कियर्सी ने यह पता लगाया है कि लगभग 80% लोग कारीगर या गार्डियन किस्म के ही होते हैं। तीसरा टेम्परामेंट, आदर्शवादी लोग। ये तब होता है जब कोई अपने अंदर की आवाज़ को सुनने और महसूस करने में माहिर होता है। ऐसे लोग खुद की मदद करके अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढते रहते हैं और दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये अनोखेपन और अपनी हस्ती बनाने पर ध्यान देते रहते हैं। आदर्शवादी लोग ख्याली और दरियादिल होते हैं। वो हर चीज़ के होने की वजह और मतलब ढूंढते रहते हैं। वो खुद को बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं और अपनी असलियत जानने में कामयाब रहते हैं। वो दोहरेपन में उलझी चीज़ों को साफ करने में, एक करने में, अलग करने में और दूसरों का हौसला बढ़ाने में बहुत आगे होते हैं। उनके दो किरदार होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाना या किसी की वकालत करना। दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले फुर्तीले और दिशा दिखाने में माहिर होते हैं। वो बनाने में बहुत अच्छे होते हैं और वो काउंसलर और टीचर की तरह काम करते हैं। वकालत करने वाले रिएक्टिव और जानकार किस्म के लोग होते हैं और लोगों के बीच सुलह करवाने में काफ़ी आगे होते हैं। चौथा टेम्परामेंट, रैशनल या तर्क वाले लोग। ये तब होता है जब कोई मन की आवाज़ सुनने वाला या सोचने वाला होता है। ऐसे लोग हमेशा अपनी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं और उनमें लड़ने की ताकत होती है। वो अक्सर खुद से खुश रहते हैं। ऐसे लोग ख्याली और काबिलियत वाले होते हैं। वो अपने हुनर में माहिर नजर आते हैं और उनका खुद पर काबू भी होता है।
उन्हें खुद की जानकारी और काबिलियत को लेकर चिंता रहती है। रणनीति बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वो लोग तर्क ढूंढने, चीजें बनाने, कॉन्सेप्ट सोचने, थ्योरी लिखने और तालमेल बिठाने में भी आगे होते हैं। उनके दो अहम किरदार होते हैं, तालमेल बैठाना या कोऑर्डिनेट करना और चीजें बनाना या इंजीनियरिंग करना। तालमेल बिठाने या कोऑर्डिनेट करने वाले लोग फुर्तीले और दिशा दिखाने वाले होते हैं। वो चीजों को ढंग से रखने में माहिर होते हैं और मास्टरमाइंड होना और फील्ड मार्शल होना इनके दो किरदार होते हैं। इंजीनियर रिएक्टिव और जानकार लोग होते हैं। आइए अब हम अपने आखिरी टेस्ट की ओर बढ़ते हैं, एनाग्राम। ये भी काफी हद तक कियर्सी टेम्परामेंट की तरह ही काम करता है। द एनाग्राम को सन 1960 में बनाया गया था, जिससे लोग अपनी असलियत का पता लगा सकें। ये शब्द ग्रीक के कई और शब्दों से मिलकर बना है, जिनका मतलब है नौ और लिखा हुआ या बनाया हुआ। MBTI की तरह ही इस मॉडल के सही होने पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। एनाग्राम की पढ़ाई सन 1950 के साइको स्पिरिचुअल टीचर ऑस्कर इखाजो के काम और सन 1970 के चिली के साइकियाट्रिस्ट क्लॉडियो नारांजियो के काम के इर्द गिर्द ही की जाती है। नारांजो पर खुद जॉर्ज गुरजिएफ की पर्सनैलिटी के ख्यालों ने गहरा असर छोड़ा था। वो रूस के रहस्यवादी फिलोसोफर और आध्यात्म के टीचर थे। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकैट्री रेजिडेंट्स जर्नल ने साइकैट्री के रहने वालों के लिए सन 2020 में एनाग्राम प्राइमर को पब्लिश किया और इसके सबूत भी ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज किया जा चुका है। इसकी शुरुआत रहस्य भरी होने के बावजूद और साइकोलॉजी के लोगों पर असर न छोड़ पाने के बावजूद एनाग्राम का इस्तेमाल बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत किया जाता है। इसकी मिसालें काम करने की जगह के इंट्रापर्सनल डायनामिक पर होने वाले सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में आसानी से मिल जाती है। कई प्रैक्टिशनर का ध्यान ज़्यादातर इसी बात पर रहता है कि खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये लोगों की गलतियों को सामने लाकर खड़ा कर देती है। इसकी खास बात यह है कि लोग क्या कर रहे हैं के बजाय लोग कैसे और क्यों कर रहे हैं का पता लगाया जाए। इसकी बारीकियों में घुसने से बेहतर है कि हम एनाग्राम से निकलने वाले नतीजों की एक बड़ी तस्वीर देख सकें और उन्हें खुद में ढूंढने की कोशिश करें। इस टेस्ट को अपनाते वक्त आपको 9 किस्में देखने को मिलेंगी। पहली किस्म, रिफॉर्मर या सुधार करने वाले लोग। ऐसे लोगों को अपने सही होने की चिंता सताती रहती है और इनमें ईमानदारी कूट कूट कर भरी होती है। इन्हें जजमेंटल या खुद को सच्चा समझने वाला भी कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर पंडित, मौलवी या डॉक्टर। दूसरी किस्म, हेल्पर या मददगार। ऐसे लोगों में प्यार और सराहना की भूख देखने को मिलती है। इन्हें बहकाने वाला या इज्जतदार माना जा सकता है, मिसाल के तौर पर माताएं और टीचर। तीसरी किस्म, अचीवर या पाने वाले। ऐसे लोगों को तारीफें और सराहना बहुत पसंद होती है। वो अपने काम में मगन रहते हैं, जो कि उन्हें नार्सिस्ट या बेकार बना सकता है, मिसाल के तौर पर एक्टर और स्टूडेंट्स। चौथी किस्म, इंडिविजुअलिस्ट या व्यक्तिवादी। खास तौर पर ऐसे लोग अपनी जिंदगी में मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं और सबसे अलग दिखने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने मिजाज के हिसाब से चलते हैं और गुस्सैल भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर म्यूजिशियंस या पेंटर। पांचवी किस्म, इन्वेस्टिगेट करने वाले या खोजी। ऐसे लोग जानकार और काबिल बनने के ख्वाहिशमंद होते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग अपने मकसद का पीछा कर रहे होते हैं। इनमें खुद को बचाकर रखने की आदत भी होती है, मिसाल के तौर पर रिसर्च करने वाले। छठी किस्म, लॉयलिस्ट या ईमानदार। ऐसे लोग हर चीज़ प्लान करके करते हैं और जिनकी फिक्र करते हैं उनके लिए काफ़ी ईमानदार होते हैं।
वो हर चीज पर सवाल उठाते हैं और उनमें शक और घबराहट पैदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सर्वाइवलिस्ट और पुलिस ऑफिसर्स, एंथुजियास्ट या फिर जोशीले लोग। ऐसे लोगों को रोमांच बहुत पसंद होता है और वो जोश से भरे हुए होते हैं। इसी वजह से वो लापरवाह और काम में बहुत ज्यादा मगन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर रोमांच ढूंढने वाले या फिर एक्टर। 8वीं किस्म, चैलेंजर या ललकारने वाले। ऐसे लोग चीजों पर काबू करने और ताकत दिखाने की कोशिश करते नजर आते हैं। ये दबंग होते हैं, इसीलिए आक्रामक और एक्सट्रीम भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज्यादा उम्मीद रखने वाले माता पिता और मिलिट्री के लोग। 9वीं किस्म, पीस मेकर या शांति बनाए रखने वाले। ऐसे लोग स्टेबल होते हैं और हालात से लड़ने का रास्ता निकालने में भरोसा रखते हैं। ऐसे लोग आसान होते हैं और हर चीज को अपना लेते हैं। इस तरह का बर्ताव उन्हें आसपास की नेगेटिव चीजों से अनजान बनाता जाता है। मिसाल के तौर पर हिप्पी या बुजुर्ग। चंद लोगों में इन किस्मों के कुछ कुछ हिस्से मौजूद होते हैं या फिर कुछ ही किस्में ज्यादा हावी हो जाती हैं। टेस्ट लेने से लोगों को खुद की बेहतर समझ मिलती है और ये भी समझ आ जाता है कि चंद हालात में हम ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। टेस्ट उनकी मदद करता है कि वो खुद के अंदर की गहराई तक झांक सकें, जो उनकी सोचने की अनकॉन्शियस ताकत को बाहर ला सके। पर्सनैलिटी पर गौर करें, जिनसे आपको लोगों को पढ़ने और समझने का जरिया मिलेगा। ये प्रोसेस कुछ इस तरह है। अलग अलग तरह की टेस्ट स्केल को समझें, लोगों पर गौर करें और फिर देखें कि लोग कहाँ फिट हो रहे हैं। आखिरकार आपको जरूरी जानकारी मिल जाएगी, पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को गलत कैटेगरी में ढकेल देते हैं या फिर आपका अंदाजा पूरी तरह से गलत भी हो सकता है। इस बात को पुख्ता करने के लिए कि आप अपने फायदे के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये महज मॉडल है और कुछ भी नहीं। हर मॉडल के अपने दायरे होते हैं। इसका काम पेचीदा चीजों को हद से ज्यादा आसान तरीके से पेश करना है। पर्सनैलिटी, थ्योरी या आइडिया इस प्रोसेस को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं कि कैसे एक पेचीदा जीव यानी इंसान को बताया या समझा जा सकता है। लेकिन आपको लगातार डेटा इकट्ठा करने या अपनी सोच में बदलाव करने के लिए तैयार रहना होगा। मान लेते हैं कि कल आप जिस इंसान से मिले थे वो एनाग्राम में टाइप 8 है यानी कि चैलेंजर। कल काम के दौरान उनसे हुई बातचीत में आपको उनकी जबरदस्ती करने वाली और दिशा तय करने वाली बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली। सख्त आवाज, थोपने वाले हाव भाव, आपको टोकना, सीधे सीधे और घूर कर देखना और जॉ सेट करके रखना। फिर भी जब आप उनसे आज मिले और वो भी काम के अलावा, तो आपने ये गौर किया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में काफी बेचैनी थी। क्या उनका पिछला रवैया किसी नकाब की तरह था? आगे चलकर बातचीत करने पर आपको पता चला कि यह इंसान कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, इसके बजाय इसे खुद पर भरोसा है और बात को साफ साफ कहने की आदत भी। आप उनको एक फोकस्ड, जोश से भरे एक्सट्रोवर्ट की तरह देखते हैं, लेकिन उनमें जिम्मेदारी लेना और बात मानने जैसी खूबियां कम हैं। जब आप इतना सब कुछ दिमाग में लेकर बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक होने लगती हैं और आप अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो अब याद रखने लायक बातें। हम किसी को एनालाइज करने का सफ़र एक साइकोलॉजिस्ट की तरह सामने वाले की पर्सनैलिटी का टेस्ट लेकर और उनको देखकर मिलने वाली जानकारी से शुरू करते हैं। ये काफ़ी हद तक सही होती है, लेकिन इसे लोगों की पक्की परख या कैटेगरी की तरह नहीं समझा जा सकता है। ये ज्यादातर अलग अलग स्केल और नजरिए देती है। इनकी मदद से आप लोगों को अलग तरह से देख सकते हैं। बिग 5 पर्सनैलिटी की खासियत उन शुरुआती कोशिशों में से एक है
जिससे आप लोगों को एक पूरे इंसान की तरह देखने के बजाय उन्हें उनकी खासियतों की बुनियाद पर बांट सकते हैं। आप इन खासियतों को इस एक्रोनिम की मदद से याद रख सकते हैं। ओशन, एक्सपीरियंस के लिए ओपननेस या नए तजुर्बों के लिए तैयार रहना। कॉन्शियसनेस या जिम्मेदार, एक्सट्रोवर्ट या जाहिर करने वाला, अग्रीएबलनेस या रजामंदी, और न्यूरोटिसिज्म या न्यूरो का विज्ञान। अगला है MBTI। हालांकि ये गाइडलाइन के तौर पर मददगार हो सकता है, लेकिन कभी कभी लोग इसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे ये हॉरोस्कोप हो, और वो पढ़ने की कोशिश करते हैं जैसा कि वो खुद को देखते हैं। MBTI हमारी 4 अलग अलग खासियतों पर गौर करता है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करता है कि हर खासियत का कितना हिस्सा आप में मौजूद है। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, इंट्यूटिव या महसूस करना, परसीव करना या जज करना, और सोचना या महसूस करना। ये वही 4 खासियतें हैं। इससे 16 अलग अलग तरह के पर्सनैलिटी टाइप्स बनाए जा सकते हैं। MBTI में भी कुछ कमियां मौजूद हैं। इसमें लोगों को बांटने के लिए स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल और लगातार एक जैसा स्कोर न कर पाना, क्योंकि मूड और हालात बदलते रहते हैं। कियर्सी का टेम्परामेंट इस जानकारी को ढंग से रखने में मदद करता है जो हम MBTI की मदद से इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के टेम्परामेंट्स होते हैं, और हर किसी की पर्सनैलिटी की 16 किस्में होने के बजाय सिर्फ 2 किरदार होते हैं। ये 4 टेम्परामेंट्स हैं: गार्डियन, कारीगर होना, आदर्शवादी लोग, और रैशनल या तर्क वाले लोग। कियर्सी ने यह पता लगाया कि 80% लोग सिर्फ पहले 2 टेम्परामेंट में पाए जाते हैं। आखिरकार एनाग्राम हमारा फाइल पर्सनैलिटी टेस्ट है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ये 9 तरह की आम पर्सनैलिटी से बनी होती है: रिफॉर्मर या सुधार करने वाले लोग, हेल्पर या मददगार, अचीवर या पाने वाले, इंडिविजुअलिस्ट या व्यक्तिवादी, इन्वेस्टिगेट करने वाले या खोजी, लॉयलिस्ट या ईमानदार, एंथुजियास्ट या जोशीले, चैलेंजर या ललकारने वाले, और पीस मेकर या शांति बनाए रखने वाले। हर किस्म की कुछ चुनिंदा खासियतें होती हैं, और इसी तरह ये काफी हद तक कियर्सी टेम्परामेंट की तरह काम करता है।